सही है। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का राम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना बायोलॉजी फाउंडेशन। और आप देखेंगे अभी तक हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है टिश्यू या फिर ऊतक, वो भी एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। ठीक है, चलो तो इसमें हमने अभी तक कुछ चीज़ें पढ़ चुकी हैं। आज हमारा जो जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जो अंग होते हैं और जो तंत्र होते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका श्वसन तंत्र हो गया, है ना, तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम, ऐसे छोटे छोटे तंत्र या सिस्टम को हम इसके बाद में अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप देखेंगे ये जो एनिमल टिश्यू का जो पार्ट चल रहा है ना, एनिमल टिश्यू या फिर जंतु ऊतक में हमने अपने तीन प्रकार के ऊतकों या फिर तीन प्रकार के टिश्यू को कंप्लीट कर चुका है। सबसे पहले मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बाद बताया था, है ना, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था हिंदी में उसको उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है, वो शल्की यानी कि स्क्वामुनस, फिर कॉल्यूमिनर जिसका मतलब होता है आपका स्तंभाकार, और एक होता है क्यूबॉइडल यानी कि जो घनाकार शेप का होता है। ऐसे तीन टाइप के आपके ऊतक या फिर टिश्यू पाए जाते हैं किसमें, एपिथेलियल में। उसके बाद सेकंड में मैंने आपको बताया था संयोजी ऊतक के बारे में, जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक था वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर जिसको हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में कह रहे थे, है ना। उसके बाद हमने आपका कंकाल ऊतक यानी कि जो स्केलेटन टिश्यू था वो पढ़ा था। फिर ब्लड यानी कि आपका जो फ्लूइड वाला जो टिश्यू था उसके बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको कहा था कि जो आपका ब्लड है वो हम आगे जब कवर करेंगे तो उस वाले टिश्यूज़ को, जो फ्लूइड टिश्यू था आपका, उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। फिर तीसरे नंबर पे आपका टिश्यू आया था जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, वो है आपका मसल टिश्यू। मैंने बताया था आपकी पूरी बॉडी जो है वो 6-3 यानी 639 टोटल जो आपके मसल्स होते हैं उससे मिलकर बनी है। और हर एक मसल का अपना अपना काम होता है, जिसको हमने तीन टाइप में डिवाइड किया था। एक था आपका वॉलेंट्री मसल यानी कि जो आपके बाह्य बॉडी यानी कंकाल से जुड़ी हुई रहती है, जो आपके इच्छा के अनुसार काम करती है, ऐच्छिक पेशियां। फिर दूसरा हमने बांटा था अनैच्छिक पेशियां, जिसको हमने कहा था इनवॉलेंट्री मसल, जो कि हमारे हिसाब से काम नहीं करती बल्कि अपने हिसाब से काम करती रहती हैं। उनका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से होता है, हम चाह के भी उसके काम को नहीं रोक सकते। फिर या फिर रोकेंगे तो कुछ टाइम के लिए ही रोक सकते हैं, है ना, ऐसे समझ सकते हैं आप। फिर तीसरे टाइप का आपका जो टिश्यू था जो हमने पढ़ा था, उसी में उसका नाम था आपका क्या, मतलब हृदयक पेशियां या फिर आपका जो हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, पेशी या फिर मसल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने तीनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे मसल टिश्यू के पिछले लेक्चर में। और मैंने आपको बताया था कि अब हमारा केवल एक टाइप का टिश्यू या फिर ऊतक बचा है, जिसका नाम क्या था, जिसको हम पढ़ने वाले थे इस तंत्रिका ऊतक या फिर न्यूरॉन सेल में। ठीक है, जिसके अंदर हम न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो इसी तंत्रिका ऊतक के बारे में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये तंत्रिका ऊतक या फिर जिसको इंग्लिश में हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, ये होता क्या है, इसका रोल क्या है आपकी बॉडी में। तो आप देखो, जैसे कि मैंने हाथ में ये पेन पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरी उंगलियों को ये सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई इस पेन को पकड़ के रखना है। ठीक है, जैसे उसके बाद आप देखो मेरे पैर से मैं खड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पैर को सिग्नल जा रहे हैं कि मेरे को खड़े रहना है ना। कभी मतलब बैठना नहीं है। मैं लेक्चर में बैठ गया तो गायब हो जाऊंगा कैमरे से। तो आप देखो कि ये जो मैंने हाथ में पेन पकड़ा है या फिर जो मैं ये खड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरे ब्रेन से कहीं ना कहीं कहाँ तक आपके आवेगों का संचार हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, मतलब कहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, इस उंगली तक इन्फॉर्मेशन जा रही है मेरे ब्रेन से कि हाँ इस पेन को मुझे होल्ड करके रखना है। ऐसे ही मेरे पैर तक इन्फॉर्मेशन जा रही है कि भाई मेरे ऊपर जो बॉडी है इसको मुझे खड़ा रखना है, तो पैर पे क्या सिग्नल जा रहा है कि उसको स्ट्रेट रहना है ना। तो ये जो आपका सिग्नल होता है जो आपके ब्रेन से बॉडी तक
ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा अब जैसे मैंने इस पेन को पकड़ा, ठीक है, जैसे मैंने इस पेन को पकड़ा, तब आप देखेंगे कि मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं एक सिग्नल गया कि भाई मैंने किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ हूँ। या फिर जब आप इस पेन को छुओगे तो आपको महसूस होगा कि आपने इस पेन को पकड़ा हुआ है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी उंगली से आपके ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि हाँ, हमने किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है। तो ऐसे आवेश या फिर ऐसे आपके ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी ब्रेन के किसी जो आपकी बॉडी के किसी पार्ट से ब्रेन तक जाए और फिर ब्रेन के किसी पार्ट से आपकी बॉडी तक आए, है ना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है आपकी बॉडी में, वो किसी न किसी सेल के द्वारा होती है, किसी न किसी कोशिका के द्वारा होती है। वही कोशिका जो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है और ब्रेन से वापस बॉडी तक ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है, उसी जो कोशिका या सेल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, इस तंत्रिका ऊतक में। समझ में आया? एट द एंड आपको इस लेक्चर के बाद पता चलेगा कि आपकी बॉडी में बहुत सारी तंत्रिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स होती हैं, जिनके माध्यम से आपकी जो बॉडी है वो इन्फॉर्मेशन को आपकी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक भेजती है कि आपको ये काम करना है। तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्स दिखाती है और फिर या फिर वो काम कर देती है ना। आगे जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई ये जो आपका न्यूरॉन सेल है या फिर तंत्रिका ऊतक है, ठीक है, ये होता क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू होता है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है, हमारी बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि भाई जब लोकेशन पता होगी हमारी बॉडी में कहाँ पर ये टिश्यू पाया जा रहा है, तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू कहाँ पर पाया जा रहा है, तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे ना। तो देखो, आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो ये ब्रेन वाला हिस्सा है, दिमाग वाला हिस्सा है, ठीक है, उसके अलावा आपके, मैंने बोला था कि ये जो रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है ना, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। आप देखो, ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जो है ना, उसके अंदर आपके छोटे छोटे ऐसे एक बहुत सारी नसों का गुच्छा होगा, बहुत सारी नसों का ऐसा गुच्छा होगा जो कि आपके कमर के पास तक गया होगा, इस ब्रेन से स्टार्ट होकर आपकी बॉडी के नीचे तक गया होगा। यही जो आपका नसों का गुच्छा है, इसको हम मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, अभी एक बस रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो भाई ऊपर वाला पार्ट वो कहला गया आपका क्या, ब्रेन। जब हम आपके ब्रेन की स्टडी करेंगे तो इस चीज़ को और डिटेल में जानेंगे। ब्रेन यानी कि जब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो केवल हम टिश्यू देख रहे हैं, बट जब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और डिटेल में जान लेंगे। देखो, सबसे पहले ये आपका ब्रेन यानी दिमाग वाला पोर्शन हो गया। उसके अंदर जो आपके टिश्यू होते हैं, उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं या फिर ऊतक होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई। मैंने बताया था कि ब्रेन में कभी क्या नहीं होता है, ब्रेन कभी डिवाइड नहीं होता है ना। ब्रेन के अंदर कभी जो सेल डिवीजन की मेथड है वो नहीं पाई जाती है। समझ आया? अब आप देखो, ये जो आपका ब्रेन है, उसके अलावा मैंने बताया आपको ये जो पोर्शन है आपकी रीढ़ की हड्डी या जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में दिख रही है, उसके अंदर नसों का गुच्छा होता है, जिसे ही हम मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद इसी नसों के गुच्छे से ऐसी छोटी छोटी आपकी क्या निकली रहती हैं, नसें निकली रहती हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई रहती हैं, ठीक है। मेरी टांग में भाई नीचे साइड की वो गई होंगी, क्या नीचे साइड की सेल गई होंगी, ठीक है। फिर मेरी बॉडी के हाथ वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी कुछ वो गई होंगी, ऐसी तारें गई होंगी। समझ में आ रहा है? फिर आप देखोगे एट द एंड इस सब का संबंध किससे है, इस ब्रेन से है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। आपका ये मस्तिष्क भी कनेक्टेड है, फिर मस्तिष्क से आपका मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, ये मेन वाली लाइन, समझ गए। उसके बाद फिर उससे छोटी छोटी लाइन निकली हैं आपकी, जो कहाँ से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, तंत्रिका या फिर नर्वस कहते हैं,
ये आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले आता है आपका एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आप ऐसे समझो कि भाई ट्रांसफार्मर में बिजली क्या हो रही है, बन रही है, या फिर बिजली घर में बिजली बन रही है। फिर वहाँ से मेन लाइन से होती हुई बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई। ठीक है, मेन लाइन से होती हुई बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई। ठीक है, अब वो जो मेन लाइन है, उस मेन लाइन से बहुत सारे छोटे छोटे कनेक्शंस होंगे, और वो छोटे छोटे कनेक्शंस आपके घर में बिजली पहुंचाएंगे। है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। घर में या फिर मोहल्ले में क्या पहुंचाएंगे, आपके बिजली पहुंचाएंगी। ठीक है, वो मेन लाइन सबसे पहले ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर से एक मेन लाइन गई, फिर मेन लाइन से छोटी छोटी लाइंस निकली जिनने क्या किया, आपके घर तक बिजली पहुंचाई। ये समझ आया। वैसे ही आपका जो ये ब्रेन वाला पोर्शन है, कहीं ना कहीं इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बोलो हाँ। फिर आप देखोगे उससे एक मेन लाइन निकली है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपके पूरे आवेश आते हैं और जाते हैं। आवेश क्या होते हैं आगे बताऊंगा, अभी इतना समझो कि इन्फॉर्मेशन होती है एक टाइप की, है ना। अब देखो, फिर यहाँ से ये छोटे छोटे आपके बहुत सारे क्या है, छोटी छोटी बहुत सारी लाइन निकली हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिकाएं या फिर नर्वस कहते हैं। एक एक नर्व है ये आपकी, और ये हर एक नर्व जो है छोटी छोटी, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के इन पूरे हाथ में, ठीक है, पूरे पैर में और पीछे पूरी पीठ में, ऐसे करके हर एक आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कवर करी रहती हैं। यही क्या, नर्व या तंत्रिकाएं। और फिर इन्हीं तंत्रिकाओं से इंफॉर्मेशन आने या जाने का काम होता है। बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले ऐसा समझो आपने गर्म पानी में हाथ डाला। ठीक है, हाथ डाला तो आपका क्या हुआ, एक आपको तुरंत झंझनाहट महसूस हुई। तो हुआ क्या कि आपने जैसे ही हाथ डाला गर्म पानी में, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में जो तंत्रिका या फिर नर्व थी, है ना, आपके हाथ की जो तंत्रिका या फिर नर्व थी, उसमें उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब किया कि भाई जिस चीज़ में आपने हाथ डाला है वो गर्म है। फिर ये इन्फॉर्मेशन नर्व से होती हुई कहाँ पर गई, आपके इस स्पाइनल कॉर्ड वाले भाग में गई, मेरी रज्जू में गई, यानी कि मेन लाइन में। ठीक है, फिर वहाँ से आपके ये इन्फॉर्मेशन सीधा ब्रेन में पहुँची, है ना। तो पहली चीज़ तो क्या हुई कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन तंत्रिका से गई मेरू रज्जू में, और मेरू रज्जु से गई कहाँ पर, आपके मस्तिष्क में, है ना। नर्व से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में गई, फिर ब्रेन में गई। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन पूरी बॉडी को सिग्नल पहुंचाएगा कि हाँ कुछ तो कहीं पर गड़बड़ है। और क्योंकि भाई सिग्नल यहाँ से गया है, इसी हाथ को आपने डाला था, तो ब्रेन को पता चल गया कि इस हाथ में कोई गड़बड़ है। तो ये हाथ रिफ्लेक्स मारेगा और क्या करेगा, गर्म पानी से तुरंत बाहर निकाल लेगा, मतलब इस अंग को जो हमारा हाथ है, क्योंकि एट द एंड ब्रेन भी जुड़ा हुआ है ना, तो उसको पता चल जाएगा और वो तुरंत हाथ बाहर निकाल लेगा। देखो कैसे, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई। अब ब्रेन को तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन कराने का काम मिला, तो ब्रेन ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कि भाई पानी गर्म है, तो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन को मेरू रज्जु तक पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया, ही इस वाले भाग में। ठीक है, अब जब ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में गई, तो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर भेजना है वो डिसाइड हुआ। और फिर आपका ये वाला हाथ था जो गर्म पानी में डूबा था, तो इस वाले हाथ में वापस इन्फॉर्मेशन आई कि भाई इस हाथ को पीछे खींचना है। टाइप ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है एक प्रकार की। आगे पढ़ेंगे जब हम ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। यानी आपका जो आप ऐसा समझो, जब हम आपका तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे तब जानेंगे। ठीक है, चलो आप देखो, जैसा कि मैंने बताया ब्रेन ने रिफ्लेक्स एक्शन करवाया और वहाँ से मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन आई। फिर उस स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी आपकी क्या जुड़ी हैं, तंत्रिकाएं या फिर नर्व जुड़ी हैं जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो इस तंत्रिका या फिर नर्व में इंफॉर्मेशन आई कि आपको उस अंग को पीछे खींचना है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन तंत्रिका या नर्व में पहुंची तो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और आपका हाथ बाहर निकल के आ गया, है ना। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि हमारी पूरी बॉडी में
इस ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है ना। और उसमें से भी ये जो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग है, इसको हम किसी बॉडी की मेन लाइन कह सकते हैं। यही रीज़न है कि जब आपको कोई बड़े रॉड या किसी चीज़ से यहाँ पर हिट करता है तो हो सकता है आपकी बॉडी अक्सर पैरालाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग है वो टूट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एट द एंड आपकी ये जो नर्व हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो किससे जुड़ी है? इसी मेरुरज्जु से जुड़ी है। तो भाई जब कोई आपके यहाँ पर मार देगा तो आपके मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होगा, और फिर जब ये मेन डैमेज हो जाएगा तो किसी ना किसी तंत्रिका या किसी ना किसी क्या नर्व से ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे चल के, है ना। चलो अब आगे जानते हैं। तो देखो थोड़ा सा कुछ लिखी हुई बातें जान लेते हैं। अच्छा, पहले ये जो मैंने अभी बताया कि भाई आपके नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है और फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है कि आपको ये काम करना है। तो ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन आएगी और स्पाइनल कॉर्ड से आपके नर्व में आएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू, है ना। एक डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। देखो ये है आपकी बॉडी का पोर्शन, ठीक है, ये है आपकी बॉडी, जिसमें ये आपका क्या है, ये है मेन आपका ब्रेन। अब ये जो ब्रेन वाला पोर्शन है, ये जो आपका ब्रेन वाला पोर्शन है, इसके पीठ में यहाँ से एक स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है, ठीक है, जो आपके पीछे जाती है, कहाँ तक? आपके कमर की हड्डी के पास तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड। और क्या ये केवल एक होती है? नहीं भैया, बहुत सारी नसों का गुच्छा होता है या फिर तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है। आप तंत्रिका समझो, नस मत देखना इसको। बहुत सारी तंत्रिकाओं का ऐसा गुच्छा होता है या फिर नर्व का ग्रुप होता है, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस बॉडी तक आती है। ठीक, अब देखो आपकी बॉडी में ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी, जो किससे जुड़ी हुई थी? इस ब्रेन से। इस स्पाइनल कॉर्ड से छोटे छोटे आपके क्या निकले होंगे? छोटे छोटे, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। आप देखो छोटे छोटे आपके नर्व निकले होंगे, है ना, ये देखो। और ये नर्व कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी में फैली होगी, ठीक है। ये नर्व कहाँ फैली होगी? आपकी पूरी बॉडी में, और इसी के थ्रू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और ब्रेन से वापस बॉडी में आती है। तो अब एक बार नाम जान लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने ब्रेन पढ़ा था, ये रहा। फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु पढ़ा था, जो कि आपके पीठ पे जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पर कशेरू की दंड बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उसमें पाई जाती है। फिर उससे आपके छोटे छोटे ऐसे कोशिकाओं के समूह, छोटे छोटे आपके तंत्रिकाओं या फिर नर्व के ऐसे छोटी छोटी तंत्रिकाएं या फिर नर्व निकली रहती हैं, जो एट द एंड आपकी बॉडी के सारी सेंसेशन या सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से वापस भी लाती हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा उस काम को करना है। जैसे मैंने इस पेन को देखा, ठीक है, तो मेरी आँख में कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई आप समझो आँख के पीछे वाले भाग में कोई ना कोई तंत्रिका होगी, कोई ना कोई नर्व होगी, जिसने मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया कि भाई मैंने इसको देखा है, इस पेन को देखा है। अब मेरे हाथ को इसको पकड़ना है, तो ब्रेन से इस हाथ में सिग्नल आ रहा है, कहाँ से? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपके ये तंत्रिका या फिर नर्व वाले भाग में जो आपके हाथ पे आई है, ये छोटी छोटी ब्लू वाली लाइन, जिसको तंत्रिका या नर्व कहते हैं। और इस तंत्रिका या नर्व के थ्रू ही मैं अपने हाथ को ऐसे इस पोजीशन में ला पा रहा हूँ कि मैं इस पेन को होल्ड कर सकूँ या फिर पकड़ सकूँ। तो ये बात आपको समझ में आई। एट द एंड आपका जो नर्व है या तंत्रिका, जो आपका नर्व है या तंत्रिका है, उसी के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है? सिग्नल का या फिर आवेगों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलो अब भाई थोड़ी सी कुछ लिखी हुई बातें पढ़ लेते हैं। मैंने आपको मेन तो बता दिया हूँ। देखो जो आपका शरीर होता है, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के जितने भी अंग होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, और जितने भी हम कामों को करते हैं, जैसे कि मैंने बताया भाई पेन को पकड़ना, उसके बाद चीज़ों को देखना, उठाना, पटकना, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को काम करने मतलब वो सभी कार्य हमारे जो हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? वो सभी किए जाते हैं इसी तंत्रिका ऊतक या फिर आपका जो क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है, उसके द्वारा।
ठीक है, मैंने इसको बता दिया। अब ये जो आपका नर्वस टिश्यू है, ये जो आपका तंत्रिका ऊतक है, इसके बारे में आप देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। भाई मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आपका मस्तिष्क या फिर ब्रेन, ऊपर वाला पार्ट। फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका मेरुरज्जु या फिर जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, दूसरा वाला भाग। फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका तंत्रिकाएं या फिर इसको हम नर्वस कहते हैं। पहला पार्ट मस्तिष्क, दूसरा पार्ट मेरुरज्जु और तीसरा पार्ट आपका तंत्रिकाएं। अब यहाँ पर हम ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर हम ऊतक की दृष्टि से, टिश्यू के दृष्टिकोण से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। फिर आगे जब हम ब्रेन की डीप स्टडी करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है वो जानेंगे, और टोटल कितनी आपकी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड निकली होती, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी ऐसी नर्व होती हैं जो निकली होती हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए, उनके बारे में जानेंगे। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पढ़ना है कि भाई कितने नर्व निकले रहते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, फिर ब्रेन के अलग अलग पार्ट जानेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैं कह रहा हूँ, ये सब हम जानेंगे किसमें? जब आपका हम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जो एक सेपरेट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम केवल टिश्यू या फिर ऊतक के दृष्टिकोण से जितनी बातें इंपॉर्टेंट है केवल उतनी बातें जान लेंगे। समझ आया? चलो अब आप देखो 3 चीज़ों से भाई मिलकर बना होता है। उसके बाद आप देखो तंत्रिका ऊतक जो होता है वो संवेदना या फिर जो आपकी सेंसेशन होती है उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है। कैसे भाई? मैंने आपको बताया ना कि जो आपका हाथ था गर्म पानी में था, तो हाथ से कहीं ना कहीं नर्व में इंफॉर्मेशन गई और नर्व से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में गई और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गई। तो आपने देखा कि एट द एंड इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आपकी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। किसके थ्रू? आपके इसी तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू के माध्यम से। ठीक है, चलो आगे जानते हैं इसके बारे में। अब आप देखो ये जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, जो आपका तंत्रिका ऊतक है, जो आपका तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू है, ये कहीं ना कहीं आपके किसी कोशिका से मिलकर बन रहा होगा, है ना। कोई भी टिश्यू है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी जो आपका टिश्यू या ऊतक होता है क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह होता है। तो ऐसी कोशिका या फिर ऐसी सेल जो आपके तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसी सेल या कोशिका को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी सेल या कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका नाम देते हैं, न्यूरॉन सेल नाम देते हैं। समझ में आया? मैं बोलूँगा भाई आपका अगर तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू है, उसका फॉर्मेशन करने वाली सेल या फिर कोशिका का नाम बताओ, तो आपको क्या नाम ध्यान रखना है? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल। अब ये जो न्यूरॉन सेल होती है, यही न्यूरॉन सेल मिलकर कहीं ना कहीं खूब सारे टिश्यू बनाती है ना। एक सी कोशिका मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये जो टिश्यू है यही आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व में फैला हुआ होता है, मतलब 3 भाग में फैला हुआ होता है और आपकी पूरी बॉडी से में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है। समझ में आया? नर्व के थ्रू। अब ये किसी ना किसी सेल से मिलकर बना होगा जो कि मैंने बताया, तो उस सेल के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो देखो जो आपकी तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल होती है, ये आपकी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। भाई अब ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहलाती है, ये हम इस लेक्चर के एंड में ऑटोमेटिक जान जाएंगे और फिर मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इस सेल का काम जान लेंगे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का काम जान लेंगे, तो आप देखोगे आपको आगे चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं वो भी पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना देखो कि भाई संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को हम तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा भाग होता है। अब ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है क्या? तो देखो हमारी बॉडी में ये जो ब्रेन है, उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है और जितनी भी नर्व या फिर तंत्रिकाएं हैं,
मैंने आपको बताया था डायग्राम में। ये तीनों जब आपस में मिलती हैं तब आपके किसका फॉर्मेशन करती हैं, तब वो तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी नर्वस सिस्टम की एक सेल जब हम निकालते हैं, एक कोशिका निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो उस एक सेल या कोशिका को हम क्या नाम देते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल नाम देते हैं। और यही आपकी जो न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका है वो संरचनात्मक इकाई कहला जाएगी किसकी, आपके तंत्रिका तंत्र की। कौन, तंत्रिका कोशिका। क्यों कहला जाएगी, क्योंकि इससे छोटा भाग करना पॉसिबल नहीं है, फिर वो संरचना ही दूसरी हो जाएगी, फिर वो स्ट्रक्चर ही दूसरा हो जाएगा आपका। फिर क्या वो ये रहेगा, मतलब तंत्रिका तंत्र रहेगा वहां पर नहीं, वो हम किस में पढ़ लेंगे, वो चला जाएगा आपके सेल वाले पोर्शन में, कोशिका में चला जाएगा। चलो इसके बाद क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई तंत्रिका तंत्र या फिर जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है या फिर सबसे छोटा जो भाग है वही तंत्रिका कोशिका है, और यही अपना काम करता है प्रॉपर तरीके से, जिसके बाद आपके एट द एंड फॉर्म होता है क्या, तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। देखो बताता हूँ कैसे। आपकी जो बॉडी है, मैंने आपको कवर किया, ये देखो कि आपकी बॉडी में ये ब्रेन वाला पोर्शन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी आपकी नर्व या फिर तंत्रिकाएं निकली हैं। अब इसमें से किसी भी भाग को उठाकर उसके एक सेल या कोशिका की हम स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका। और यही तंत्रिका कोशिका सबसे छोटी इकाई या फिर यूनिट कहलाएगी, क्रियात्मक दृष्टि से फंक्शनल यूनिट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि भाई वो सेल, कौन सी, नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका सबसे छोटा पार्ट है आपके इस तंत्रिका तंत्र का, है ना, जो अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है, उससे छोटा भाग करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं हम। चलो, उससे छोटा भाग होगा तो क्या होगा, आप देखोगे कि भाई स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, फिर वो तंत्रिका तंत्र थोड़ी कहलाएगा, फिर हम डायरेक्ट किसकी स्टडी पे आ जाएंगे, सेल की, इसलिए उसको सबसे छोटी इकाई कहते हैं। चलो अब आप देखो यहाँ पर जो इनका काम क्या होता है, किसका भाई, ये जो हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल पढ़ रहे हैं, इनका काम क्या होता है। तो देखो ये आपके आवेगों को उत्पन्न करके उन्हें संचरित करने का काम करती है, यानी ये क्या करती है, ये जनरेट करती है और कंडक्ट करती है आपके इम्पल्सेस को। अब ये इम्पल्स या आवेग क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक मुक्का बनाओ और फिर कस के दीवार में मारना। जैसे ही आप मुक्का दीवार में मारोगे आपके यहाँ पर पूरी बॉडी में दर्द होगा, और ये दर्द क्यों हुआ कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप मारोगे तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी में जो हाथ में न्यूरॉन है, ठीक है, हाथ में जो छोटी छोटी तंत्रिका है, वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल धीरे धीरे नर्व के थ्रू कहाँ पर सिग्नल भेजेगी, ब्रेन में, और फिर ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा कि आपका हाथ किसी भारी चीज़ से टकराया है जिससे उसमें मतलब दिक्कत हो रही है। तो फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल वापस को भेजेगा कि आप ऐसा ऐसा काम करो, तो भाई आप अपना हाथ तुरंत दीवार से हटा लोगे और फिर ऐसे ऐसे मलने लगोगे। ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक गई कि आपने हाथ में मतलब दीवार में हाथ मारा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से वापस आई कि हमें हाथ को हटाकर क्या करना है, उसको तेल मालिश करनी क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गया है। ये जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम है, इसी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम आपका आवेश या फिर इम्पल्स के द्वारा होता है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड क्या है आपका, आवेग या फिर इम्पल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, आवेश भी कह सकते हैं। चलो अब आगे देखो, हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है, ये कौन सी, आपकी जो तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल होती है, वो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। ये चीज़ मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था, कोशिका पढ़ाया था, तब भी बताया था कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो सेल होती है कौन सी होती है, वो होती है आपकी यही न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका। अब ये भाई जो तंत्रिका कोशिका है ना, इस तंत्रिका कोशिका के बारे में मैंने एक छोटी सी बात सेल पढ़ाते टाइम ही बताई थी कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी कि आपका डिवीजन नहीं पाया जाता है, डज नॉट हैव दी कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि भाई ऐसी सेल जिनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती, उनमें क्या चीज़ अनुपस्थित होता है, आप ध्यान रखो, उसमें
तारक का या फिर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। ये चीज़ भी मैंने पहले बता चुका हूँ जब हमने सेल पढ़ाए थे। ठीक है, चलो अब आप देखो ये जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एट द एंड इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई, ये चीज़ बनी कहाँ वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो आप देखो मैंने बताया था जब भ्रूण या जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो एक एक्टोडर्मल नामक लेयर होती है ना, एक्टोडर्मल नामक लेयर होती है। मैंने बताया था जायगोट या भ्रूण का जब फॉर्मेशन होता है तो 3 लेयर होती हैं, उसमें से जो सबसे बाहरी वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्मल बोलते हैं, और उसी में आपका किसका फॉर्मेशन होता है, इस तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो ये जो आपकी न्यूरॉन कोशिका या नर्व सेल होती है इसके डेवलपमेंट के लिए किसी ना किसी पदार्थ या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखो इसके विकास के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। किसके विकास के लिए भैया, इस तंत्रिका कोशिका के विकास के लिए। इसलिए आपके घर वाले कहते हैं कि भाई नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाओ जिससे आपका दिमाग चलेगा। क्यों, क्योंकि जब नमक खाओगे तो आप देखोगे आपका जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है ना, वो ज़्यादा रिलीज होगा, अच्छा रिलीज होगा, और एट द एंड आपका ये जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल है अगर डैमेज है तो रिपेयर हो जाएगी, और अगर ख़राब है तो कहीं ना कहीं फिर मतलब रिपेयर ही होगी। आप देखोगे नई तो बनती नहीं है, सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है ना, विभाजन की क्षमता नहीं होती तो नई तो बनती नहीं है। तो जो पुरानी हो चुकी है, जो बन चुकी है पहले से, उसमें ही मरम्मत की जाती है। किसके द्वारा, आपके थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या जाना भाई, थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। देखो हमने जाना कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में एक टिश्यू और है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इस टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब इस नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में कौन से अंगों का फॉर्मेशन करता है। तो देखो सबसे पहले आपका जो मस्तिष्क है उसका फॉर्मेशन करेगा, पीठ में आपके हड्डी के अंदर मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जाती है उसका फॉर्मेशन करेगा, फिर जो आपकी तीसरे नंबर पे तंत्रिकाएं या फिर नर्व हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई थी उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इनके फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में। अब इस पूरे सिस्टम में से जब हम एक सेल निकालते हैं तो उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, उस सेल को हम कहते हैं आपके तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता दी कि भाई एक्टोडर्मल में बनती है, विकास के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसके बाद आवेगों को उत्पन्न करने और संचरित करने का काम यही होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता है इसमें। अब आप देखो ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल है, साइड में आपको उसका डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, यही आपको ध्यान में रखना है। आगे इसी डायग्राम के हम एक एक भाग को पढ़ने वाले हैं। कैसे एक एक भाई, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई जो आपका ये साइटोन वाला भाग है, ये बीच वाला, ये क्या होता है। फिर हम जानेंगे ये जो साइड में जड़ों जैसे, रूट के जैसे छोटे छोटे भाग निकले हैं उनको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर ये जो लंबा सा भाग है जो आपका क्या है, ये जो आपका लंबा सा भाग है जो नीचे तक जा रहा है, इस भाग को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं आपका क्या, एक सेकेंड, रेड हो जा, रेड हो जा चलो कोई बात नहीं। आप देखो ये वाला जो भाग है जो ऊपर से नीचे तक आपका फैला हुआ है यहाँ तक, इस भाग को हम क्या नाम देते हैं, एक्सॉन। और इस एक्सॉन के बीच में आप देखोगे इस एक्सॉन के नीचे आपके एक्सॉन टर्मिनल वाला भाग पाया जाता है, यानी ये छोटी छोटी जड़ों के रूप में जो निकल जाते हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल नाम देते हैं। आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। एट द एंड मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका होती है वो दिखती कैसी है भाई, ऐसी दिखती है। समझ आया, चलो अब इसके बारे में जानते हैं, आ जाओ। सबसे पहले जो आपकी न्यूरॉन सेल या फिर जो न्यूरॉन सेल, अब हम बार बार न्यूरॉन सेल नहीं बोल के उसको क्या नाम देंगे, केवल न्यूरॉन। ठीक है, चलो तो जो आपका न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन है जो आपका तंत्रिका है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आप देखो हम मेनली इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा 3 भाग भाई, देखो सबसे पहला आपका भाग आता है साइटोन वाला भाग, साइटोन या फिर इसको हम सोमा भी कहते हैं, है ना, साइटोम या सोमा। उस भाग में क्या आता है आपका, ये वाला भाग। ठीक,
फिर आपका दूसरा भाग आता है जिसे हम एक्सॉन नाम देते हैं, एक्सॉन या हिंदी में जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। उसमें कौन सा भाग आता है आपका, ये वाला भाग, ये जो दिख रहा है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का जो आपका भाग है वो आता है डेंड्रॉन का। डेंड्रॉन क्या है, जिसको हम हिंदी में ग्राहिका या फिर रिसीवर्स कहते हैं। देखो इसमें ये वाला भाग आता है आपका, किसमें, डेंड्रॉन में। समझ आया। तो मेनली आपकी जो सेल है उसके हमें 3 भागों को स्टडी करना है। कौन कौन से 3 भाग, पहला है आपका साइटोन, जिसमें आपके कोशिका जो कोशिका का यानी कि सेल बॉडी होती है, मेनली ये बॉडी होती है, और ये उसके ऐसे मतलब बाद में डेवलप हुए छोटे ऑर्गन होते हैं, ऐसे समझ लो आप। ये मेन बॉडी क्या होती है, ये वाली मेन बॉडी कहलाती है किसी भी सेल की, किसी भी न्यूरॉन सेल की, ये बॉडी मेन बॉडी कहलाती है, इसलिए वहाँ पर लिखा है। देखो साइटोन ये वाला भाग, एक्सॉन ये छोटा सा वाला भाग, फिर ये तीसरे नंबर पे वाला ये वाला भाग क्या आपका, डेंड्रॉन। तो 3 भागों की हमें स्टडी करना है। चलो जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका क्या, सबसे पहले देखेंगे हम आपका साइटोन वाला भाग, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये भी किसी भी तंत्रिका कोशिका का मुख्य गोलाकार भाग होता है। पीछे चलो चित्र में, पीछे का डायग्राम देखो। मैंने आपको बताया कि किसी भी कोशिका या सेल का, क्या लिखा है, किसी भी कोशिका या सेल का बीच वाला भाग होता है, यानी ये वाला जो भाग है गोल सा, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस या केंद्रक देखने को मिल रहा होगा, सेल में पढ़ा चुका हूँ। तो ये वाला जो भाग है मेनली इसे ही हम साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। चलो इसके बाद ये जो साइटोन या सोमा वाला भाग है, इसको हम मेनली 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक है केंद्रक और दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य। मैंने दोनों का चित्र आपको बना दिया। अच्छा यहाँ पर भी बना हुआ है, देखो जो आपका मेन भाग है जिसको हम क्या कह रहे थे, ये बीच वाला भाग है ना, जिसमें से एक था ये गोल वाला स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर ये छोटा सा आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है ना, गोल वाला स्ट्रक्चर है, इसके बाहर जो भाग है, इसके बाहर जो भाग है उसको आपने क्या नाम दिया, आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोशिका द्रव्य और फिर साइटोप्लाज्म आपके वहीं पाया जाएगा, है ना। ये अगर ये पूरा गोल है और उसको हम काट के देख रहे हैं तो आप देखोगे ये वाला जो भाग है, ठीक, अंदर का ये भाग कौन सा है, इसको अगर छोड़ दें, ये है आपका न्यूक्लियस वाला भाग बीच में, इसको छोड़ दो तो जहां रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया हूं वो वाला भाग क्या कहला जाएगा, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया आपके किसके, साइटोन को। अब एक छोटा सा वर्ड आपको ध्यान रखना है जिसका नाम क्या है, न्यूरोप्लाज्म। अब ये न्यूरोप्लाज्म क्या है, देखो भाई, न्यूरॉन में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। कुछ वर्ड कनेक्ट हुआ यहाँ से कि भाई अभी तक हम जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे, जो कि इस केंद्रक के बाहर रेड वाला भाग था, ठीक है, अगर वो कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म आपका न्यूरॉन सेल में है, कहाँ पर है, न्यूरॉन सेल या फिर न्यूरॉन में है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम न्यूरोप्लाज्म नाम से जानेंगे। क्योंकि भाई जब कोशिका या सेल में है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक न्यूरॉन सेल की बात करेंगे, यानी स्पेसिफिक तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे, तो वहां पर आपका कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म ना कहकर क्या कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। समझ आया। चलो अब इसके बाद एक छोटा सा नाम और ध्यान रखना है आपको, देखो कौन सा, देखो उसका नाम है न्यूरोफाइब्रिल। अब ये न्यूरोफाइब्रिल क्या होता है, तो देखो इनमें आवेगों के संचलन हेतु अनेक महीन आपके तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं। अब ये तंत्रिका तंतुक क्या होते हैं, देखो ये जो आपके साइटोन हैं, ये जो आपका साइटोन वाला भाग है, ये गोल वाला भाग है। मैंने इसके बारे में आपको 2 चीज़ें बता दिया, क्या भाई कि यहाँ पर एक आपका केंद्रक होता है अंदर वाला भाग, और बाहर लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोप्लाज्म। फिर आपके न्यूरोफाइब्रिल की बात कर रहे हैं, आप देखोगे न्यूरोफाइब्रिल क्या होता है, आवेगों के संचलन हेतु अनेक महीन तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। आवेगों के संचलन हेतु अनेक महीन तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, लेकिन ये होते कहाँ पर हैं, तो ये जो आपका केंद्रक वाला भाग है और उसके बाहर वाला भाग है, इसमें ही छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है।
चलो छोटी सी कुछ बात ध्यान रखना है कि भाई ये निसिल्स कण क्या होते हैं, निसिल्स ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। न्यूरोफाइब्रिल केवल नाम ध्यान रखना है कि आवेगों के संचलन हेतु अनेक महीन तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, नर्व थ्रेड्स होते हैं, नर्व थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ही क्या नाम देते हैं, आपके न्यूरोफाइब्रिल्स नाम देते हैं, है ना। चलो निसिल्स कण क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। तो देखो कोशिका द्रव्य में अनेक अनियमित आकार के प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं। सबसे पहले आप देखो कोशिका द्रव्य का अन्य नाम क्या होगा, जब हम बात करेंगे आपकी नर्व की, तो उसका अन्य नाम होगा न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। तो आपके न्यूरोप्लाज्म में ऐसे छोटे छोटे अनेक कण होंगे, ठीक है, छोटे छोटे आपके क्या होंगे, कण होंगे, और अनियमित आकार के कण होंगे। ये कण कैसे होंगे भाई, आपके प्रोटीन युक्त होंगे, है ना। और इन्हीं कणों को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं रंगीन कणों को हम निसिल्स कण नाम देते हैं, ठीक। देखो आपका सेल का जो आपकी न्यूरॉन सेल है उसका साइटोप्लाज्म वाला भाग, कोशिका द्रव्य वाला भाग, जिसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, जिसको हम न्यूरो प्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका न्यूरोप्लाज्म वाला भाग है, इस न्यूरोप्लाज्म वाले भाग में छोटे छोटे डॉटेड कण पाए जाएंगे, स्ट्रक्चर पाए जाएंगे प्रोटीन युक्त, उसको हम क्या नाम देते हैं, निसिल्स कण नाम देते हैं, या फिर निसिल्स ग्रैनुअल्स नाम देते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है, केवल नाम ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो सेकंड नंबर पे आता है आपका, मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी जो तंत्रिका होती है ना, कोई भी जो आपकी न्यूरॉन होती है या फिर हिंदी में तंत्रिका कहते हैं वो होती है, उसके बीच वाले भाग को हमने साइटोन में पढ़ लिया। अब इस साइटोन से आप देखोगे छोटे छोटे आपको कुछ जड़ के जैसे या फिर रूट के समान स्ट्रक्चर निकले दिख रहे होंगे, इन्हीं हम रूट की स्टडी करने वाले हैं अब, कि इसको क्या नाम देते हैं भाई, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बता दिया मैंने आप सबको कि क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सेकंड नंबर पे आता है आपका डेंड्रॉन्स, है ना। ये साइटोन या फिर आपके जो वो वाले भाग हैं, जो मेन गोल वाला भाग है, उससे निकले हुए छोटे छोटे प्रवर्ध या तंतु होते हैं, छोटे छोटे प्रवर्ध या तंतु होते हैं, इंग्लिश में जिसको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अनेक छोटे छोटे प्रवर्ध या तंतु होते हैं, उन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, डेंड्रॉन। चित्र के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। देखो ये जो आपका कौन सा भाग है, ये जो आपका साइटोन वाला भाग है, जिसमें आपका लिक्विड था, जिसको हमने क्या न्यूरोप्लाज्म नाम दिया, उसके बाद अंदर केंद्रक या फिर न्यूक्लियस वाला भाग था। अब इस सेल से आपको बहुत सारे छोटे छोटे ये निकले हुए दिख रहे हैं, है ना। ये जो निकले हुए भाग हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं, डेंड्रॉन नाम देते हैं, बस इतना ही जानना है। अब सॉरी ये जो आपके डेंड्रॉन है, जो कि एक ऐसी बड़ी सी संरचना बना रहे हैं, ठीक, ये वाली मेरी बात पर बस ध्यान देना। देखो ये जो आपके डेंड्रॉन हैं जो केवल एक बड़ी सी संरचना बना रहे हैं, है ना, ये डेंड्रॉन आगे जाकर फिर छोटे छोटे प्रवर्ध या फिर छोटे छोटे तंतुओं में बटा होता है, और उसे हम क्या नाम देते हैं, डेंड्रॉइड्स नाम देते हैं। तो आप देखो भाई ये आपका सेल वाला भाग था, सेल का एक्सॉन था, ठीक है, सॉरी साइटोन वाला भाग था, एक्सॉन बोल रहा हूँ, साइटोन वाला भाग ये बीच वाला था। फिर उससे आपके ऐसे छोटे छोटे एक क्या निकले हुए थे, छोटे छोटे डेंड्रॉन्स निकले हुए थे, ठीक है। अब इस डेंड्रॉन से थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे भाई। देखो इस डेंड्रॉन से ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपके छोटे छोटे रूट निकले हैं, और एट द एंड कहाँ से जाके जुड़े हैं, इस डेंड्रॉन से। तो ये जो डेंड्रॉन से छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपके क्या निकले दिख रहे हैं, प्रवर्ध निकले हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रवर्ध या फिर ब्रांचेस हैं, इन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, आपके डेंड्रॉइड्स नाम देते हैं। समझ में आया। अब आप देखो इन डेंड्रॉइड्स के बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है, मैं वो बताता हूँ। देखो ये जो आपके डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे आपके डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये आवेग को साइटोन में लाता है। अब ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, जब मैं आपको
थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा। वो थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग साइटोन, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स, है ना। फिर दूसरा भाग है आपका एक्सॉन, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। फिर एक्सॉन के बाद ये पीछे वाला भाग है जिनको हम क्या नाम देते हैं? डेंड्रॉन नाम देते हैं, या फिर इसको एक्सॉन टर्मिनल भी नाम देते हैं। इसी वाले भाग को जो डेंड्रॉन लिखा हुआ इसी को हम एक्सॉन टर्मिनल भी नाम देते हैं। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर दूसरी न्यूरॉन या फिर दूसरी भी नर्व से जुड़ा हुआ होगा। और वो नर्व के किस वाले भाग से जुड़ेगा पता? यही डेंड्रॉइड्स वाले भाग से, यानी इसके जो छोटे छोटे आपके शाखा निकली हुई दिख रही है, यही एक सेल है। उसके बाद यहाँ से दूसरी सेल अटैच हो जाएगी और सेल का ये जो एक्सॉन टर्मिनल या फिर डेंड्रॉन ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में आपके आगे डेंड्रॉन कनेक्ट हो जाएगा सेम दूसरी सेल का। यानी इसी को उठा के मैं इधर पेस्ट मार दूं तो इसका जो ये वाला भाग है ऊपर वाला, वो कनेक्ट होगा किसके? इसके नीचे वाले भाग से, पहले सेल के नीचे वाली भाग से। समझ आया? चलो आगे जानते हैं अब इस स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। जो आपका डेंड्रॉन है, ये देखो यही बात यहाँ पर लिखी है, जो आपके डेंड्रॉन का डेंड्रॉइड्स वाला भाग है, यानी ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं, ये आगे चलकर आपके साइटोन से कनेक्ट होते हैं। साइटोन मतलब थोड़ी देर पहले हमने कवर करके आया है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम साइटोन नाम देते हैं, ठीक है। और इसके ये छोटे वाले भाग आपके क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं। और यही डेंड्रॉइड्स आपके आवेगों को साइटोन तक पहुंचाते हैं। ये ध्यान रखना है। साइटोन तक कैसे पहुंचाते हैं कि भाई अगर इस वाले भाग में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची तो देखो एट द एंड इन्फॉर्मेशन यहीं से तो अंदर की ओर आएगी, यहीं से तो इन्फॉर्मेशन अंदर की ओर आएगी और फिर इस सेल के न्यूक्लियस वाले भाग तक पहुंचेगी, है ना। तो इस आपके डेंड्रॉइड से इस सेल के या सेल के न्यूक्लियस वाले भाग तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है? आवेग या फिर जो इम्पल्स है कैसे पहुंच रहा है? वो साइटोन के बीच वाले भाग में इसी डेंड्रॉइड्स के थ्रू पहुंच रहा है। समझ आया? वही बता रहा है। इसके बाद आपका ये जो डेंड्रॉइड्स वाला भाग है, ये तो हो गया कि भाई इससे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन जो आपके डेंड्रॉइड्स हैं ये कहीं ना कहीं आगे चलकर, जो मैं आपको पहले बता रहा था, कनेक्ट होते हैं किससे? आपके इसी भाग से कनेक्ट होते हैं, इस लास्ट वाले भाग से कनेक्ट होते हैं। और फिर इंफॉर्मेशन ऐसे करके एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरे सेल में चली जाती है। और फिर आप देखोगे एट द एंड आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक एक सेल से होती हुई, अगर हाथ है यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुँच जाएगी। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। अभी केवल आपको तीनों भागों को थोड़ा सा जान लेना है कि भाई क्या क्या होते हैं, है ना। देखो अब आगे एक छोटा सा नोट आपको ध्यान रखना है। क्या नोट है? कि आपके जो डेंड्रॉन्स होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी जस्ट बात कर रहा था, आपके जो डेंड्रॉन के डेंड्रॉइड्स वाले भाग होते हैं, डेंड्रॉइड्स मतलब यही वाले। देखो नाम थोड़े से कन्फ्यूज़न है, मेरे को कन्फ्यूजिंग होते हैं, पहली बार में मुझे भी याद नहीं हुआ था। इनको याद करने का क्या तरीका है भाई? सुबह उठो और शाम को, रात में, ऐसे 3 टाइम आपको बस कॉपी खोल के जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना है। एक एक बार याद नहीं करना है, केवल पढ़ लेना है। तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ आपको याद करने में टफ लग रही थी वो आपको याद करने से पहले ही याद हो चुकी है। जब आपने वो 3 बार पढ़ लिए तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में इमेज क्रिएट हो जाएगी कि अच्छा एक्सॉन वाला भाग है वो लंबा सा, एक्सॉन अभी पढ़ाया नहीं हूँ, अच्छा साइटोन वाला भाग है वो बीच में, जिसमें केंद्रक या न्यूक्लियस था और बाहर लिक्विड था, जिसे हम क्या बोल रहे थे? न्यूरोप्लाज्म बोल रहे थे, है ना। फिर अच्छा डेंड्रॉन वाला भाग है वो जो आपके साइटोन से निकला था, मेन जो बड़ा बड़ा भाग निकला था, है ना। फिर आगे जाके वो डेंड्रॉन छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में बटा था, जिसे हम क्या नाम दे रहे थे? जिसे हम कह रहे थे आपका डेंड्रॉइड्स, है ना। तो ये चीज़ें आपको रिवीजन करते करते ही याद होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई जो आपके डेंड्रॉइड्स होते हैं ये वाले भाग कहलाते हैं छोटे छोटे, डेंड्रॉन जो होता है वो ये वाला भाग कहलाता है बीच का, और ये जो मेन पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं आपका साइटोन वाला भाग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपके डेंड्रॉइड्स होते हैं, यानी ये, अब ये अपने सबसे सीमावर्ती न्यूरॉन, यानी एक जो सेल है, एक जो न्यूरॉन सेल है, ठीक, ये अगर आपकी
कोई पहली न्यूरॉन सेल है, अभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक। ये पहली न्यूरॉन सेल अपने सबसे पास वाली न्यूरॉन सेल से, ऐसा समझ लो ये आपकी दूसरी न्यूरॉन सेल है, सबसे पास वाली, ठीक है, और इसका इस न्यूरॉन सेल से ये न्यूरॉन सेल दूसरी बन गई, ये पहली बन गई। अब आप देखो यहाँ जो बात लिखी है कि जो डेंड्रॉइड्स होते हैं, डेंड्रॉइड्स मतलब किसी भी सेल के ये छोटे वाले भाग जो रूट या फिर आपके जड़ों के जैसे निकले हुए दिख रहे हैं, जिनको हम ब्रांचेस बोल रहे हैं। चलो, ये डेंड्रॉइड्स अपने सबसे पास के जो न्यूरॉन सेल होते हैं, मान लीजिए इसके सबसे पास ये वाला न्यूरॉन सेल है, तो सबसे पास वाले न्यूरॉन सेल के एक्सॉन से, यानी एक्सॉन तंतुओं से संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? कार्यकारी संबंध स्थापित करते हैं, या फिर टफ लैंग्वेज है ऐसा समझ लो कि ये जो आपका डेंड्रॉइड्स वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इसके पहले मैंने बताया, तो ये एट द एंड सबसे पास इस पूरे सेल की, इस पूरे न्यूरॉन सेल के सबसे पास में जो न्यूरॉन सेल होगी उसके नीचे वाले भाग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नाम क्या देते हैं, एक्सॉन टर्मिनल देते हैं, उसके नीचे वाले भाग से इस पहले वाले न्यूरॉन सेल के ये डेंड्रॉइड्स वाले भाग जो हैं, ये डेंड्रॉइड्स वाले भाग इस दूसरे न्यूरॉन सेल के एक्सॉन टर्मिनल या फिर ये नीचे वाले भाग से संबंध स्थापित कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ऐसे आपस में अपने आप को, है ना, जिससे इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल में, ऐसे चेन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जाते जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है आपका क्या, एक्सॉन। जब हम पूरे पार्ट पढ़ लेंगे तो पूरे पार्ट की जब हम स्टडी कर लेंगे, अपना जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन और सबकी स्टडी कर लेंगे, तब एट द एंड आपको पता चलेगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि कैसे एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन शेयर होता है। अभी आपको थोड़ा सा टफ क्यों लग रहा होगा, क्योंकि भाई आपको प्रॉपर नेम नहीं याद है। जैसे डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स हो गया, कंफ्यूजिंग है, एक्सॉन और साइटोन हो गया, ये भी कंफ्यूजिंग है। तो कहीं ना कहीं आप एक बार में ना समझ के इस चीज़ को जब दोबारा खुद से रिवाइज करोगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो कंफ्यूजिंग है, या फिर जैसे ही आपको कंफ्यूजन हो तो पीछे चल के उस नाम को आपको दोबारा से पढ़ लेना है कि अच्छा 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 एक्सॉन की बात हो रही तो ये वाला पार्ट होगा, है ना। देखो अब बात होती है किसकी, आपके एक्सॉन की। तो एक्सॉन क्या होता है, देखो आपके साइटोन, साइटोन क्या था, पहले वाला भाग था आपका, साइटोन क्या था, पहले वाला भाग था आपका। कौन सा पहले वाला भाग भाई, चलो देख लेते हैं, कनेक्ट करना जरूरी है। देखो ये आपकी थी क्या, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल, इसका ये वाला भाग था आपका क्या, एक्सॉन वाला भाग। अब ये एक्सॉन वाला भाग जो इसका नाम क्या था, साइटोन वाला भाग। अब इस साइटोन वाले भाग से जो लंबी सी आपको एक लाइन निकली हुई दिख रही है, ये वाला जो पार्ट आपको निकला हुआ दिख रहा है, इसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सॉन नाम देते हैं। समझ आया? ये जो आपका पार्ट है जिसे हम साइटोन नाम दे रहे थे, कौन सा, ये गोल वाला, जैसे हम साइटोन नाम दे रहे थे, उससे लंबा सा प्रवर्त निकला होता है, एक लंबी सी ब्रांच निकली होती है सीधी सीधी, इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, एक्सॉन। और इसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। अच्छा, अब कोई बताएगा भाई कि ये क्या थे, इसके जो मेन ये वाली लाइन निकली हुई थी, इनको हम क्या बोल रहे थे, डेंड्रॉन, ठीक है। लेकिन ये जब डेंड्रॉन आपके आगे जाके छोटे छोटे टूट रहे थे तो उनको हम क्या बोल रहे थे, डेंड्रॉइड्स। समझ में आया? ये एक भाग हो गया साइटोन का। अब दूसरा भाग आप पढ़ना है क्या, दूसरा भाग आपको पढ़ना है ये एक्सॉन वाला भाग। तो चलो जानते हैं इसके बारे में, आइए। देखो साइटोन से जो मैंने अभी बताया, वहां से शुरू होकर आपका एक बहुत पतला, लंबा और मोटा तंत्रिका तंतु या फिर प्रवर्ध निकला हुआ होता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी सेल है, इसका ये साइटोन वाला भाग है। इस साइटोन वाले भाग से आपके एक लंबा सा ये प्रवर्ध निकला हुआ दिख रहा है, और इसे ही हम क्या नाम देते हैं, इसे ही हम एक्सॉन नाम देते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्या करता है भाई, आपके एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक संदेश वाहन या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। कैसे? देखो आपके अगर इस सेल से कोई इंफॉर्मेशन आई है, अगर समझ लो आपके ये जो सेल है,
इसके ये जो डेंड्रॉइड्स वाले भाग हैं छोटे छोटे, ये आपकी उंगलियों में यहाँ पर हैं। अब इस डेंड्रॉइड्स वाले भाग पर कोई इंफॉर्मेशन गई तो क्या इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से ब्रेन तक केवल एक सेल के थ्रू पहुँचा जाएगा? नहीं, एक सेल के थ्रू नहीं पहुँचाया जाएगा। तो होगा क्या, बहुत सारी आपके ग्रुप ऑफ सेल होंगी, कौन सी? नर्वस सेल वाली, ठीक है। तो यहाँ से छोटी छोटी जो सेल हैं जो आपस में कनेक्ट होंगी, है ना, तो एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने में इस एक्सॉन वाले भाग का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है कि भाई आपके हाथ का जो ये वाला भाग है वहाँ पर आपके डेंड्रॉइड्स थे, उन डेंड्रॉइड्स ने इंफॉर्मेशन अंदर ले ली, फिर डेंड्रॉइड से डेंड्रॉन में आपके इंफॉर्मेशन पहुंची ये मोटे वाले भाग में, फिर डेंड्रॉन से होती हुई इस साइटोन वाले भाग में आपकी मेन इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब इंफॉर्मेशन को आगे जाना है, आपके ब्रेन तक पहुंचना है, लेकिन ये सेल इतनी बड़ी नहीं है कि डायरेक्ट हाथ से लेके ब्रेन तक चली जाए। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगी अपने जस्ट बाजू वाले सेल को। तो इंफॉर्मेशन जब शेयर करेगी तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ से? इसी आपके एक्सॉन वाले भाग से होती हुई इंफॉर्मेशन जाएगी आगे की ओर। और कहाँ जाएगी आगे? पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। अभी केवल याद रखो कि इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो इसी एक्सॉन वाले भाग से होकर जाएगी, और जब इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन से वापस इस हाथ तक आना है तो भी इसी आपके जो एक्सॉन वाले भाग हैं उससे इंफॉर्मेशन होती हुई आएगी, है ना, इस एंड वाले भाग तक, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डेंड्रॉइड्स कह रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर यह आवेग को साइटोन से आगे की ओर लेके जाता है। क्या? आवेग को, या फिर जो आपके इम्पल्स होता है उसको साइटोन से आगे की ओर लेकर जाता है। आपका ये वाला जो भाग है इसको हमने क्या नाम दिया? साइटोन नाम दिया, पहले बता चुका हूँ। अब देखो इस साइटोन वाले भाग से यहाँ पर इंफॉर्मेशन जा रही है तो भाई आगे ही तो जा रही है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई ऐसा पढ़ने वाली बात है नहीं। अब एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु, एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर कोई एक्सॉन है, अगर कोई एक्सॉन है, ठीक है, कोई भी नर्व सेल का एक्सॉन वाला पार्ट है, अगर वो बहुत लंबा है ना, साइज में थोड़ा सा लंबा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर नाम देंगे। और जब आप पीछे चलोगे तो मैंने वहाँ पर तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर के बारे में बताया था, कुछ मतलब थोड़ा सा बताया था। आओ कनेक्ट कर देता हूँ, कहाँ पर था? आपका ये यहाँ पर है क्या? हाँ देखो, यहाँ पर आप देखो कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल जो है एट द एंड आपके तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इस नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते हैं आपका, एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और एक ये क्या हो गए? छोटे छोटे आपके तंत्रिका हो गई, नर्व हो गई, है ना। तो ये जो नर्व है, ये जो आपकी नर्व है, यही नर्व इंफॉर्मेशन को कहाँ तक ले जाएगी? एक जगह से आपकी जैसे बॉडी है वहाँ से ब्रेन तक लेके जाएगी, या फिर ब्रेन से कोई सिग्नल को ब्रेन के कोई सिग्नल को बॉडी तक वापस लेके आएगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम है इसी नर्व के द्वारा हो रहा होगा, ठीक है। अब कोई एक नर्व को, कोई एक तंत्रिका को हम पकड़ के चलते हैं, तो वो जो नर्व या तंत्रिका है उसके, अगर उसको जब हम जूम करके देखेंगे तो वो क्या होगा? बहुत सारी तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल का ग्रुप होगा। उसमें से जो लंबी वाली आपकी तंत्रिका कोशिका होगी, जिसका एक्सॉन वाला पार्ट लंबा होगा, है ना, जिसके एक्सॉन, ऐसी तंत्रिका कोशिका इस नर्व या फिर तंत्रिका को जब हम जूम इन करेंगे तो उसके अंदर से हम एक क्या निकालेंगे? नर्व सेल निकालेंगे, ठीक है, तंत्रिका कोशिका निकालेंगे। अब उस तंत्रिका कोशिका को जब हम जूम करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो लंबा होता है, और जब वो एक्सॉन वाला पार्ट आपको लंबा देखने को मिलेगा तो हम उसको, तो उस एक्सॉन वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे? उसको हम तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर नाम देंगे। समझ में आया? यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, अब हम एंड वाले पार्ट को पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक्सॉन या फिर आपका जो एक्सॉन वाला पार्ट है, एक बार देखो,
इसी एक्सॉन वाले पार्ट को मैंने बोला कि भाई अगर ये एक्सॉन वाला पार्ट आपका बहुत लंबा हो जाता है तो इस एक्सॉन वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर नाम देते हैं। ठीक है, अब इस नर्व फाइबर को हम थोड़ा सा अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, या फिर इसी एक्सॉन वाले पार्ट को हम अंदर से पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, देखो क्या पढ़ना है भाई, आपका जो तंत्रिका तंतु होता है यानी जो आपका नर्व फाइबर है उसके बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। तो देखो सबसे पहले ये जो आपका एक्सॉन का जो आपका न्यूरॉन सेल का एक्सॉन वाला पार्ट था, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, उस लेयर को हम न्यूरी लेमा नाम देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन सेल है इसलिए न्यूरी लिख देंगे, और लेमा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जैसे मिडिल लेमा था, मिडिल लेमेला था, तो मिडिल लेमेला या फिर मिडिल लेमा था तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर है ऊपर की। ठीक है, ऊपर की लेयर है। उसके बाद फिर पिछले लेक्चर में मैंने आपको सार्कोलेमा पढ़ाया था जो कि मसल टिश्यू की सबसे ऊपर की लेयर थी, एक पतली सी झिल्ली या फिर जेलेटिन टाइप की आप कह सकते हैं, वैसी चढ़ी हुई थी। तो वो जो पतली सी झिल्ली थी उस झिल्ली को ही हमने लेमा नाम दिया। तो जब वो झिल्ली आपके सेल वॉल में थी, कोशिका भित्ति में थी सबसे बाहरी, तो उसको हमने क्या नाम दिया, मिडिल लेमा। लेकिन जब वही आपकी पतली सी लेयर किस में आ गई, मसल के ऊपर वाले भाग में आ गई, तो हमने हमने उसको क्या नाम दिया, सार्कोलेमा। और फिर जब वही पतली सी झिल्ली या फिर आपकी वही पतली सी लेयर किसके ऊपर आ गई, आपके न्यूरॉन के उस एक्सॉन वाले भाग में आ गई, वो पतली सी इस पतले से वाले भाग में आ गई, इस वाले भाग में, तो उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया न्यूरी लेमा, है ना। तो एट द एंड आपको पता चला लेमा का मतलब ही होता है, इस लेमा वर्ड का मतलब ही होता है कि ऊपर से कोई पतली सी सॉफ्ट सी लेयर चढ़ी हुई है, बायोलॉजिकल टर्म है। चलो यहाँ पर लिखा है भाई कि जो तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर होता है उसके बाहर एक कोमल आच्छादन की मतलब लेयर होती है, परत चढ़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरी लेमा नाम देते हैं, न्यूरी लेमा नाम देते हैं। चलो इसके बाद आप देखो बाहर की जो लेयर थी उसको हमने जान लिए। अब हम जानेंगे क्या कि अंदर जो चीज़ें हैं या फिर साइड में जो छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, गठाने देखने को मिल रही हैं, है ना, कैप देखने को मिल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर जो होता है उसको हम मज्जा या फिर माइलिन आच्छादन कहते हैं, इंग्लिश में उसको मेड्यूलरी या फिर माइलिन शेड कहते हैं। क्या होता है ये, देखो न्यूरी लेमा वाला जो पार्ट है ऊपर से जो आपको पतली लेयर दिख रही थी उसको हमने न्यूरी लेमा नाम दिया। अब उस न्यूरी लेमा के नीचे स्थित आच्छादक को मच्छा या फिर मज्जा या फिर आपके माइलिन कहते हैं। सेकेंडरी लेयर है आपकी, क्या है, सेकेंडरी लेयर है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि भाई तंत्रिका तंतु या फिर जो नर्व फाइबर होता है उसके सबसे ऊपर की लेयर क्या है, प्राइमरी लेयर, उसको हम न्यूरी लेमा नाम देते हैं। फिर अंदर की जो लेयर है, जो ये वाला पार्ट है ना, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया आपके मज्जा या फिर माइलिन आच्छाद। समझ में आया। चलो फिर तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि उसके अंदर यही एक्सॉन वाला पार्ट पाया जाता है। यानी जब मैंने बोला कि जब आपके कोई भी नर्व सेल में ये एक्सॉन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ऐसे आपके ऐसे लंबे एक्सॉन को आप क्या नाम देते हैं, तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर नाम देते हैं। अब ये जो नर्व फाइबर है, ये जो आपका नर्व फाइबर है, वो नर्व फाइबर मतलब ये जो एक्सॉन है जो लंबा हो गया, वो एक्सॉन कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक लेयर डेवलप कर लेगा, और उस लेयर को दो पार्ट में हमें स्टडी करना है। ठीक है, वही दो पार्ट मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी पार्ट है न्यूरी लेमा, सेकेंडरी पार्ट है आपका मेड्यूलरी या फिर मेलिन शेड। ठीक है, चलो अब इसी दो लेयर के अंदर एक्सॉन पाया जाएगा आपका। पहले तो ओपन रहता है, लेकिन जब आपका एक्सॉन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो वो अपने ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर डेवलप कर लेता है, और उसको हमने क्या नाम दिया, यही नाम दिया जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पर छोटी सी कुछ गठाने पाई जाएंगी, भाई आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है तो पिछले उसमें देख लो, ये देखो, अरे यहाँ तो है ही नहीं चलो ये देखो, अगर ये आपका कोई सेल है, सेल के ऊपर आप देखो ये
एक आपकी नोड या गठान हो गई, फिर यहाँ से नीचे जाओगे तो ये दूसरी आपकी नोड या गठान हो गई, है ना। इन दोनों गठानों के बीच में आपको ऐसा दबा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये देखो दोनों तरफ से दबा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उस दबे हुए स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं, तो आप देखोगे उसे ही हम रेनवियर की नोड या फिर नोड ऑफ रेनवियर नाम देते हैं। किसको? इसी छोटे वाले भाग को। देखो जो आपका आच्छाद होता है, यानी ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर होती है, वो जगह जगह से कैसी होती है, संकुचित होती है या फिर कंस्ट्रिक्टेड होती है। और वो जो संकुचित स्थान होता है, वो जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसे ही हम रेनवियर की नोड नाम देते हैं। जैसे आपकी ये वाला भाग हो गया, ठीक है, ये देखो यहाँ से आपकी यहाँ से चपट गई, चपटी हो गई आपकी क्या, ये माइलिन और ये न्यूरिलेमा वाला भाग यहाँ से चपटा हो गया और ये दूसरी जगह से चिपटा हो गया। तो ये जहाँ जहाँ से पतला है या फिर अंदर की ओर दबा हुआ है, उस भाग को हम क्या नाम देते हैं, रेनवियर की नोड या फिर रेनवियर नोड नाम देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने क्या पढ़ा भाई कि एक्सॉन जो है, हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया, जो आपके सेल का तीसरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, आपके न्यूरॉन सेल का लंबा वाला भाग था जिसे हम एक्सॉन कह रहे थे। बट ये भाग अगर ज़्यादा डेवलप हो जाता है और लंबा हो जाता है तो उसे हम तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर कहते हैं, और उसके बारे में भी हमने छोटी सी बातें जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम किस बारे में बात करेंगे, देखो कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका जो टिश्यू है, हमारा वो चैप्टर चल रहा है, ठीक है। टिश्यू में हम 4th नंबर का टिश्यू पढ़ रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, तंत्रिका ऊतक या फिर नर्व टिश्यू नाम दिया, जिसमें 3 भाग पढ़ते हैं भाई, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। इंग्लिश वाले देख लेंगे। तो ये जो 3 पार्ट हैं आपके, इन तीनों पार्ट में कहीं ना कहीं तीनों पार्ट किसी न किसी सेल या कोशिका के मिलने से बने होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऊतक है, टिश्यू है। तो जो टिश्यू या ऊतक है वो बनता ही किससे है, सेल के मिलने से। तो वो जो सेल है जिसके मिलने से आपके तंत्रिका ऊतक या फिर नर्व टिश्यू बन रहे हैं, उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, उस सेल को हम नाम देते हैं आपका नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका। समझ आया। अब इस तंत्रिका कोशिका को हमने देखा कि इसी तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका आपस में एक बहुत बड़ा जाल टाइप का बनाती हैं और हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं, जिसके कारण आपके किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल जाता है और ब्रेन से वापस बॉडी के उस पार्ट तक भी सिग्नल आता है। समझ में आया। यही जो आपकी न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका है, वही आपका क्या काम करती है, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के समस्त अंगों या कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। यानी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं या फिर हमारी बॉडी में जितने भी हम काम कर रहे हैं अपनी बॉडी से, तो उन सब में कहीं ना कहीं एक मेंटेनेंस एस्टेब्लिश करने का काम कौन करती है, यही न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका करती है। और एट द एंड तंत्रिका कोशिका मिलकर क्या बना रही है, न्यूरॉन सेल मिलकर क्या बना रही है, यही तंत्रिका ऊतक। चलो ये हमने पढ़ लिया। अब इसको हमने 3 भागों में बांटा, किसको, आपके तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन को। सबसे पहला भाग आया आपका कौन सा, ये साइटोन वाला भाग। फिर दूसरा आया आपका कौन सा, ये डेंड्रॉन वाला भाग। और फिर वो डेंड्रॉन आगे चलकर और पतले और कई भागों में ब्रांचेस में विभक्त हो गए, जिसे हमने क्या नाम दिया, डेंड्रॉइड्स नाम दिया। चलो फिर हमने इस छोटे वाले यानी बीच वाले लेयर को जाना, जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्सॉन नाम दिया। अब हमारा अभी भी एक्सॉन टर्मिनल यानी कि ये नीचे वाला भाग बचा हुआ है, इसको हम जानते हैं थोड़ी देर में। अभी केवल क्विक रिवीजन करना ज़रूरी था तो हमने जान लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में, आप देखो अब हम जानेंगे इस एक्सॉन के अंतिम सिरे के बारे में, यानी कि यही वाला भाग जिसको मैं बता रहा था। चलो तो इसका जो अंतिम वाला भाग होता है किसी भी एक्सॉन का, ये जो एंड वाला भाग होता है, ये बड़ा सा भाग, ये खूब सारे ब्रांचेस में विभक्त हो जाता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, टेलोडेंड्रियन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, टेलोडेंड्रियन। यही लिखा है कि एक्सॉन के जो अंतिम सिरे होते हैं, है ना,
एक्सॉन के जो अंतिम सिरे होते हैं, टर्मिनल होता है एक्सॉन का, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, टेलोडेंड्रियन नाम देते हैं इस पूरे भाग को। अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको बात ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान रखना है, सिनेप्सिस बटन, ये एक टर्म ध्यान रखनी है। क्या होता है, ये जो टेलोडेंड्रियन वाला भाग है, यानी जो एक्सॉन वाला भाग है, ये एक्सॉन वाला भाग आपका एट द एंड आगे चलकर ब्रांचेस में विभक्त हो गया, और इस पूरे भाग को जो कि ब्रांच जैसा दिख रहा है उसको हमने नाम क्या दिया, टेलोडेंड्रियन। ठीक है, अब इस टेलोडेंड्रियन के एंड वाले भाग में आपको छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे गोल गोल। इन स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, सिनेप्टिक बटन। क्या नाम दिया, सिनेप्टिक बटन नाम दिया। ठीक है, यही लिखा है कि भाई टेलोडेंड्रियन पर घुंडी नुमा या फिर ये गोल गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक बटन कहते हैं। इंग्लिश वाले भाई नाम देख लेंगे। ठीक है, चलो ये था आपका तीसरा भाग, है ना, ये था आपका तीसरा भाग। अब हम जानेंगे कि जो आपका एक सेकेंड, हाँ, ये आपका एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के बाद, हाँ, अब देखो, अब हमें छोटी सी कुछ बात ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपका एक्सॉन का सिनेप्टिकल बटन वाला भाग होता है, जहां पर ये छोटे छोटे आपको सिनेप्टिक बटन देखने को मिल रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल वाला भाग होता है, इसको एक्सॉन टर्मिनल नाम देते हैं, है ना। उसमें छोटे वाले भाग को क्या नाम देंगे, मतलब जब ब्रांचेस के रूप में विभक्त हो जाएगा तो पूरा तो कहलाएगा एक्सॉन टर्मिनल, लेकिन जब हम केवल इतने भाग की बात करेंगे तो ये कहलाएगा टेलोडेंड्रियन, और जब केवल इतने भाग की बात करेंगे गोल वाले तो वो क्या कहलाएगा, सिनेप्टिकल बटन। और इन दोनों के मिलने से आपका क्या बनता है, एक्सॉन टर्मिनल बनता है। चलो अब कुछ छोटी सी बातें जान लेते हैं कि भाई ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये कैसे काम करता है ना, इस एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या होता है देखना है हमें। चलो अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना कि जब भी आपके कोई सेल हैं, जो कौन से हैं, न्यूरॉन सेल यानी कि नर्व सेल हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जब वो खूब सारे न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ जाएंगे, या फिर एक ही स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा न्यूरॉन सेल देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी ये उंगली है, इस उंगली में अगर आप 5 पिन चुभाओगे तो आपको 5 जगह पर पेन होगा। एट दी एंड आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर आप 5 पिन थोड़ी पास चुभाओगे तो आपको 5 जगह पर पेन होगा। इट मीन्स कि इस जगह पर आपके मोर देन 1 न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक आपके तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अब खूब सारी जो तंत्रिका कोशिका है जो यहाँ पर पाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने पास की तंत्रिका कोशिका से कनेक्शन से स्थापित करेगी। ठीक है, मतलब वो बनाएगी, संबंध बनाएगी। कैसे बनाएगी थोड़ी देर में हम जानेंगे। और वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़कर ही धीरे धीरे फिर कहाँ तक सिग्नल पहुँचाएंगी, आपके ब्रेन तक। तो अब हम ग्रुप के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं तंत्रिकाओं या फिर जो आपके नर्वस होते हैं उनके ग्रुप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब यहाँ पर क्या लिखा है, जब एक से अधिक तंतु जो होते हैं आपके, जब एक से अधिक जो तंतु होते हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, कौन से तंतु भाई, आपके जो तंत्रिका तंतु या फिर जो एक्सॉन फाइबर, जो आपके नर्व फाइबर होते हैं जो एक्सॉन के लंबे वाले भाग से बने होते हैं, जब एक से अधिक आपके तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जिनके ऊपर ऊतक या फिर टिश्यू की संरचना देखने को मिलती है, जिनके ऊपर ऊतक या टिश्यू की संरचना देखने को मिलती है। और ये टिश्यू कौन सा होगा भाई, मैंने आपको पढ़ाया हूँ, इसके पहले मैंने आपको टिश्यू कवर करवाया हूँ, तो वहाँ से पढ़ के आपको बस इतना बताना है कि कौन सा टिश्यू होगा जो कहीं ना कहीं इन सारे तंत्रिका या फिर सेल के जो आपके नर्व हैं या फिर तंत्रिका है उसके ऊपर पाया जाएगा। केवल इतना बताना है। वैसे तो मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको हाईलाइट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको इस चीज़ को वेरीफाई करके आना है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक, इसको वेरीफाई करके आना। अब देखो, जो आपके बहुत सारी तंत्रिकाएं या फिर नर्व होती है वो
एक साथ मिलेंगी और उनके ऊपर आपके एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, और वो लेयर भी किसकी होगी, वो लेयर भी आपके किसी ना किसी ऊतक या फिर टिश्यू की होगी। वो ऊतक या टिश्यू कौन सा होगा, आपका संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू होगा। पहली चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर आपको बहुत सारी तंत्रिका या फिर नर्व देखने को मिलेगी। चलो, इसके बाद आप देखो जो आपका साइटोन वाला भाग होता है, जो आपका सेल का साइटोन वाला भाग होता है, कौन सी सेल का, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का। वो साइटोन के जब समूह बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, यानी बहुत सारे साइटोन होंगे। मैंने आपको बताया कि इस स्थान पर आपके मोर देन वन न्यूरॉन सेल होगी, एक से ज़्यादा आपके तंत्रिका कोशिका होगी। तो जब वो तंत्रिका कोशिका जिसकी नर्व या फिर तंत्रिका एक से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप खुद बताओ इसके अंदर भाई एक से ज़्यादा साइटोन वाले भाग भी तो पाए जाएंगे ना। साइटोन वाले भाग यानी वही गोल वाला स्ट्रक्चर न्यूरॉन सेल का या नर्व सेल का, एक से ज़्यादा पाए जाएंगे। तो जब एक से ज़्यादा साइटोन वाले भाग होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपस में ग्रुप या फिर पेयर बनाएंगे। तो जब वो पेयर बनाएंगे तो उसी पेयर को, साइटोन के समूह या फिर ग्रुप को हम क्या नाम देंगे भैया, हिंदी में कहेंगे गुच्छिका और इंग्लिश में कहेंगे उसको गैंग्ली। क्या नाम देंगे, गैंग्लिय। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ बातें हैं क्या, और कुछ बातें हैं क्या? अभी तो केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि हमने बात करी किसके बारे में, एक्सॉन के बारे में। ठीक है, जो आपका एक्सॉन था ये लंबा वाला भाग था। जब ये एक्सॉन आपका बहुत डेवलप हो जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और जब लंबे एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन लंबे हो जाते हैं और ख़ुद को डेवलप कर लेते हैं, तो ऐसे एक्सॉन को हम तंत्रिका तंतु या फिर नर्व फाइबर नाम देते हैं। अब इस नर्व फाइबर का हमने अंदर से स्ट्रक्चर जान लिया कि भाई कैसा दिखता है, ऊपर की लेयर क्या है, अंदर की लेयर क्या है, और उस लेयर के अंदर आपका मेन एक्सॉन वाला पार्ट पाया जाएगा। फिर छोटे छोटे उसमें ऐसे क्या होंगे, धसे हुए स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, गठाने टाइप की होंगी, और उनको हम क्या बोलते हैं, रेनवियर की नोड नाम देते हैं। फिर वो जो आपका तंत्रिका या फिर वो जो आपका तंत्रिका का ये फाइबर वाला भाग था, कौन सा वाला भाग, ये वाला तंत्रिका तंतु वाला भाग था। ठीक है, जो डेवलप हो रहा था एक्सॉन से ही। उस तंत्रिका तंतु के बारे में हमने जाना कि अगर ये बहुत सारे ग्रुप में पाया जाएगा, अगर ये बहुत सारे ग्रुप में पाया जाएगा आपके, तो उसे हम यहाँ पर देखोगे उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाएगी, और वो लेयर किसकी होगी, टिश्यू की होगी या ऊतक की होगी। और कौन सा ऊतक होगा आपका, संयोजी ऊतक होगा। ठीक है, संयोजी ऊतक होगा, या फिर इंग्लिश में उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसकी लेयर फॉर्म हो जाएगी। समझ आया? चलो, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई एक ही स्थान पर एक से ज़्यादा तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन सेल पाई जाती है, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा साइटोन वाले भाग भी होंगे। तो जब वो साइटोन वाले भाग आपस में ग्रुप या पेयर बना लेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम गुच्छिका या फिर गैंग्लिया नाम देंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सॉन के जो अंतिम सिरे थे, ये वाला भाग जिसको हमने एक्सॉन टर्मिनल नाम दिया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई जो ये निकले हुए हैं जड़ों के जैसे, इसको हम क्या नाम देंगे, टेलोडेंड्रियन नाम देंगे। ठीक है, फिर इसमें से जो गोल वाले भाग हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, सिनेप्टिकल बटन नाम दिया। अब ये जो आपका सिनेप्टिकल बटन है, ठीक है, ये सिनेप्टिकल बटन जो है, यहाँ से कुछ आपकी छोटी सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपके हाथ से ब्रेन तक और ब्रेन से हाथ तक सिग्नल पहुँचता है ना, एक सेल से दूसरे सेल तक, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक, इसे सिनेप्टिकल बटन के थ्रू क्या पहुँचता है, आपका सिग्नल पहुँचता है। तो उसी के बारे में हमें जानना है इस स्लाइड में। देखो, सबसे पहले जो आपके न्यूरॉन के एक्सॉन वाले भाग के अंतिम छोर में शाखाएं देखने को मिलती है, शाखाएं देखने को मिलती है, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल यानी कि ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, वो आपकी दूसरी न्यूरॉन सेल या फिर दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉइड्स यानी कि आपका सेल जो है, सेल का कौन सा भाग, सेल का सबसे ऊपर वाला भाग, इस वाले भाग से आपके दूसरी न्यूरॉन सेल जो है, दूसरी नर्व सेल जो है, उसका ये गोल वाला भाग यानी कि जिसको हम क्या कह रहे थे, सिनेप्टिकल बटन कह रहे थे, वो सिनेप्टिकल बटन कहीं ना कहीं इस गोल वाले भाग से यानी इस डेंड्रॉइड से कनेक्ट होगा। ऐसे करके आपकी
एक जो आपकी तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल है उससे दूसरी तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और ऐसे करके पूरी चेन बनेगी और एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, ऐसे करके आपकी बॉडी से इंफॉर्मेशन शेयर होगी कहाँ, ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से वापस तक बॉडी तक। चलो, तो ये आया समझ में, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं किताबों की लैंग्वेज में भी, है ना। देखो क्या लिखा है कि एक न्यूरॉन सेल के, या फिर मैंने बोला था न्यूरॉन सेल ना बोल के केवल न्यूरॉन बोलेंगे, तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर से, अंतिम छोर की जो शाखाएं हैं जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल कह रहे थे, वहां से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स वाला भाग जो है ना, उससे जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। क्या नाम देते हैं उसको, सिनेप्स नाम देते हैं, और यही हम अभी पढ़ने वाले हैं, है ना, सिनेप्स, या फिर जिसको अंतःग्रंथन कहते हैं हिंदी में। चलो, सिनेप्स नामक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, यानी ये आपके फर्स्ट वाली जो सेल थी उसके एक्सॉन टर्मिनल वाला भाग है, और ये एक्सॉन टर्मिनल का भी कौन सा भाग होगा, आप देखो एक्सॉन टर्मिनल का भी ये सिनेप्टिकल बटन यानी ये वाला भाग होगा। अब ये सिनेप्टिकल बटन दूसरे सेल की, ये है आपकी दूसरे नंबर की सेल, उसके इस छोटे वाले भाग से, है ना, उसके इस वाले भाग से जिसको हमने डेंड्रॉइड्स नाम दिया था, डेंड्रॉइड्स नाम दिया था, उससे जुड़कर क्या करती है, सिनेप्स बनाती है। अब ये जो जुड़ा, इस जॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इसे ही हमने सिनेप्स नाम दिया, ठीक है। चलो, याद रखना है। ये देखो, अब दो तंत्रिका जो है, दो जो न्यूरॉन सेल है, उनके बीच में आप देखोगे एक गैप पाया जाता है ना, उस गैप को हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्टिकल गैप नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि भैया वहाँ के जो सिनेप्सिस थे वो आपस में कनेक्ट हो ही नहीं पाए, ऐसा समझ सकते हैं, या फिर उनके बीच में छोटा सा गैप पाया जा रहा है, कनेक्ट होने के बाद भी उनके बीच में छोटा सा गैप पाया जा रहा है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, उस गैप को हम सिनेप्टिकल गैप नाम देते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, ये जो आपके सिनेप्टिकल बटन होते हैं, है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिनेप्टिकल बटन, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से कार्यकारी संबंध स्थापित करते हैं। कैसे कार्यकारी संबंध, कि भाई अगर एक सेल के डेंड्रॉइड्स वाले भाग में, एक सेल के आपके डेंड्रॉइड्स वाले भाग में कोई इंफॉर्मेशन गई है, ठीक, एक सेल के कोई डेंड्रॉइड्स वाले भाग में, इन छोटे छोटे भाग में कोई इन्फॉर्मेशन गई है, तो वो डेंड्रॉइड से डेंड्रॉन में जाएगी और फिर यहाँ पर चली जाएगी, किसमें, साइटोन में, फिर यहाँ से पीछे आएगी एक्सॉन की ओर, और फिर एक्सॉन टर्मिनल में, फिर पहुँचेगी कहाँ पर, सिनेप्टिकल बटन में। अब इस सिनेप्टिकल बटन के आगे आपकी दूसरी न्यूरॉन सेल चालू हो जाएगी, तो जो दूसरी न्यूरॉन सेल या दूसरी नर्व सेल चालू होगी, वो दूसरी न्यूरॉन सेल या नर्व सेल यहाँ से जॉइंट करेगी, और दूसरे न्यूरॉन सेल या नर्व सेल का यही डेंड्रॉइड्स वाला भाग, यानी ये जड़ वाला भाग आपके यहाँ से कनेक्ट होगा। तो वो जो कनेक्शन होगा, अगर उसमें छोटा सा गैप है तो उसे सिनेप्टिकल गैप बोलेंगे, और अगर गैप नहीं है, दोनों जॉइंट हैं, तो उसे हम सिनेप्सिस बोलेंगे। समझ में आया, यही चीज़ यहाँ पर दी गई है आपके, है ना। चलो, यही चीज़ आपके दी गई है, क्या बोलेंगे, देखो, अगर गैप है तो सिनेप्टिकल गैप बोलेंगे, गैप नहीं है तो सिनेप्सिस बोलेंगे, है ना। और नीचे यही चीज़ लिखा है कि भाई ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में होती हुई एट द एंड आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है, ब्रेन से बॉडी में, बॉडी से ब्रेन में। समझ आया। चलो, अब यहाँ पर कुछ हमको इंपॉर्टेंट केमिकल ध्यान रखना है। इसी केमिकल के कारण आपकी बॉडी में ये जो सिनेप्सिस है ना, सिनेप्सिस है, उस सिनेप्सिस से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम बहुत तेज़ी से होता है या फिर होता रहता है। उस केमिकल का नाम क्या है भाई, एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन, नाम आपको ध्यान रखना है। चलो, अब ये एसिटाइल कोलिन नामक एक हार्मोन होता है जो आपकी तंत्रिका आवेग का संचरण होता है, इसी के द्वारा तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। तंत्रिका आवेग मतलब इसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। एट द एंड मैं फिर से कहूँगा कि आवेग या इम्पल्स को अभी आप सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि उसको हम यही कह देते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ही नाम देते हैं। अब इन्फॉर्मेशन की जो शेयरिंग है वो किसी ना किसी हार्मोन के थ्रू हो रही है ना। एक सेल से, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में किसी ना किसी हार्मोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है, और उस इन्फॉर्मेशन को आवेग या फिर इम्पल्स बोलेंगे। और
वो जिस हार्मोन के थ्रू शेयरिंग हो रहा है उस हार्मोन को हम क्या नाम देंगे, एसिटाइल कोलिन नाम देंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तंत्रिका आवेग होता है, जो मैंने बोला इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के काम में आपके एक सोडियम आयन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जो आपके तंत्रिका आवेग हैं, यानी जो आपके नर्व इम्पल्स हैं, नर्व से निकलने वाले इम्पल्स हैं, वो भाई एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाएगी और एट द एंड आपके ब्रेन में पहुंचेगी। तो जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी तो वो किसी ना किसी, यानी किसी ना किसी क्या, बहुत सारे किससे पहुंचेगी, सिनेप्सिस से होते हुए पहुंचेगी। और इस सिनेप्सिस के बीच में कहीं ना कहीं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस सिनेप्सिस को अच्छे से बनाए रखने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए इनके बीच में सोडियम के आयंस पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं भैया कि जिनका दिमाग थोड़ा सा स्लो होता है, कहीं ना कहीं उनको नमक का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग स्लो नहीं होता, क्या होता है कि उनके ब्रेन में एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाती, जिनके कारण उनकी माइंड की जो प्रोग्रेस है वो स्लो होती है। और इसी प्रोग्रेस को नॉर्मल बनाए रखने के लिए नमक का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम यानी कि Na होता है, और वही आयन आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंफॉर्मेशन के अच्छे से शेयरिंग करने के लिए। समझ में आया? चलो, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब आप देखो, हम अपनी जो तंत्रिका के बारे में पढ़ रहे थे, नर्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनके कुछ छोटे से काम ध्यान में रखना है। ऐसे तो मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ अभी, बट थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। ये जो आपके तंत्रिका या फिर नर्व होती है, मेनली आपकी बॉडी में दो प्रकार की नर्व या तंत्रिका पाई जाती है। सबसे पहली होती है आपकी कौन सी, संवेदी तंत्रिका, या फिर जिसको हम सेंसरी क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, सेंसरी नर्व बोलते हैं, ठीक है, या फिर संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। भाई नाम याद रखना। अब ये संवेदी तंत्रिका या फिर आपके संवेदी तंत्रिका या फिर आपकी सेंसरी नर्व होती क्या है, ऐसी नर्व जो आपके शरीर से इंफॉर्मेशन को लेकर आपके ब्रेन या मस्तिष्क तक पहुंचाए। कहाँ से? आपके इस स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु से होते हुए। यानी अगर मेरे हाथ से कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे पानी गर्म है, मैंने हाथ डाला तब पता चला, तो कैसे पता चला कि भाई हाथ में गर्म लगा, फिर धीरे से इसने इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में भेजी, और ये न्यूरॉन सेल कहीं ना कहीं जाकर बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होंगे, और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजी, ब्रेन में भेजी। तो ऐसे आपके न्यूरॉन सेल जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, ऐसे आपके तंत्रिका या फिर नर्वस जो आपके इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाएं, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के थ्रू, उनको हम क्या नाम देते हैं, संवेदी तंत्रिका या फिर सेंसरी नर्व नाम देते हैं। अब दूसरे तरीके की क्या, कौन सी नर्व या फिर कौन सी तंत्रिका होती हैं, दूसरे तरीके की होती हैं आपकी प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, या जिसको हम मोटर नर्व नाम देते हैं। अब ये प्रेरक तंत्रिका या मोटर नर्व क्या होती है भाई, ऐसी तंत्रिकाएं जो आपके ब्रेन से आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन को शेयर करें, उनको हम किस में रखेंगे, इस प्रेरक तंत्रिका या फिर मोटर नर्व में रखेंगे। समझ आया? तो नर्व को हमने मेनली दो भागों में डिवाइड किया। एक था आपका संवेदी तंत्रिका या फिर जिसको हमने सेंसरी नर्व नाम दिया, जो आपके बॉडी से ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। फिर दूसरे टाइप की आपकी जो नर्व या फिर तंत्रिका आई, उसको हमने क्या बोला, प्रेरक तंत्रिका या फिर मोटर नर्व बोला, जो आपके ब्रेन से बॉडी में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम कर रही है, या फिर ऐसा कहेंगे कि जो आपको प्रेरित कर रही है काम करने के लिए। तो भाई मेरे माइंड ने सोचा कि पेन पकड़ना है, तभी तो मेरा हाथ पेन पकड़ पा रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि हाँ, हाथ से ये सोचूं कि हाँ पेन को छोड़ दो, तो देखो इस हाथ ने पेन को छोड़ दिया। समझ आया? इट मीन्स कि इसको प्रेरित किया जा रहा है हाथ को, किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन हाथ में आ रही है, किसके द्वारा, इस प्रेरक तंत्रिका या फिर मोटर नर्व के द्वारा, है ना। यही लिखा है कि देखो ऐसी तंत्रिका जो आवेगों को या फिर इम्पल्स को मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु से, मस्तिष्क से फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपके शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती हैं, है ना, उनको
क्या नाम देते हैं, प्रेरक तंत्रिका या फिर मोटर नर्व नाम देते हैं। समझ आया? ये था आपका क्या कि जो तंत्रिका होती है, नर्व होती है, उनको दो भागों में बांटते हैं। अब आगे क्या है भाई, हो गया है, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो आज का जो आपका लेक्चर था, थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने आज में? मैंने बोला कि भाई हमारा जो ऊतक या टिश्यू चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसमें से हमने ह्यूमन बॉडी में जितने भी टाइप के सेल होते हैं, जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले अलग अलग टाइप के टिश्यू या फिर ऊतक होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सेल या कोशिका से मिलकर अलग अलग प्रकार के ऊतक या टिश्यू बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी टिश्यू बनते हैं हमने उनके बारे में एक एक करके स्टडी कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना आपका जो उपकला ऊतक या फिर जो एपिथेलियल टिश्यू था, फिर ऐसे करके हमने संवेदी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, फिर आगे के चल के मतलब बहुत सारी चीज़ें जानी, है ना। आपके मसल टिश्यू के बारे में जान लिया। अभी हम जान रहे हैं किसके बारे में, जो आपका तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू है उसके बारे में। तो भाई जितनी बातें टिश्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थी, नर्व टिश्यू के उससे इंपॉर्टेंट थी, उतनी हमने जान ली, है ना। नर्व टिश्यू किससे बना है, आपकी न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका से बना है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका है उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई उसमें क्या क्या पाया जाता है। आपके साइटोन वाला भाग होता है बीच में, उससे छोटे छोटे डेंड्रॉन्स निकले होते हैं, और फिर डेंड्रॉन से आगे चल के डेंड्रॉइड्स निकले होते हैं। फिर साइटोन से एक लंबा सा भाग निकला होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और अगर ये एक्सॉन लंबा हो जाता है और इसके ऊपर लेयर डेवलप हो जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम आपके नर्व फाइबर नाम देते हैं, है ना। चलो फिर आप देखोगे इसके बाद हमने एक सिनेप्स पढ़ा या फिर सिनेप्टिक, आप देखेंगे सिनेप्टिकल बटन पढ़ा था, जो कि एक्सॉन टर्मिनल के आगे चल के एक्सॉन टर्मिनल का भाग बना रहा था। फिर हमने सिनेप्स पढ़ा कि कैसे एक आपके तंत्रिका या फिर एक सेल, नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में एक्सॉन टर्मिनल वाले भाग से होते हुए और डेंड्रॉइड्स वाले भाग से होते हुए इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है। फिर इसके बाद हमने कुछ बातें जानी जिसमें हमने देखा कि भाई जो तंत्रिका ऊतक होता है क्या करता है, शरीर का नियंत्रण करता है। इसके बाद न्यूरॉन सेल जो है कहाँ पर बनता है, आपके एक्टोडर्मल में इसकी उत्पत्ति होती है। फिर सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें विभाजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, देख लिया। फिर आवेग का संचरण कैसे होता है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले डेंड्रॉइड से हम चीज़ों को लेते हैं, मतलब सेंसरी आपके सबसे ज़्यादा सेंसर काय में पाए जाएंगे, इस डेंड्रॉइड्स में। फिर डेंड्रॉइड से आपके डेंड्रॉइड्स से डेंड्रॉन वाले भाग में जाएगा, वो मोटा वाला भाग, फिर उससे साइटोन वाले भाग में जाएगा, फिर एक्सॉन में जाएगा, फिर सिनेप्टिकल गैप में जाएगा, मतलब सिनेप्स में जाएगा, और एट द एंड आपके कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे सेल में पहुँच जाएगा, और धीरे धीरे आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। अब भाई इसका उल्टा भी होता है, ठीक है, इसका उल्टा भी होता है। लेकिन जब उल्टा भी होगा तो आप खुद सोचो कि आप ऐसा समझो कि ये जो आपका भाग था जो हमने पढ़ा कि भाई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करते हैं, तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि मेनली जो आपकी बॉडी में ये तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल होती है जो आगे चलकर तंत्रिका यानी कि नर्व का फॉर्मेशन कर रही हैं, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी ग्राही वाली, यानी जो एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ों को, है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से ब्रेन तक पहुंचा रही थी। फिर दूसरी होती है आपकी कौन, जो आपके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से हाथ तक वापस पहुंचा रही थी। समझ में आया? तो संवेदी और ग्राही ऐसे करके मतलब हमने कुछ नाम ध्यान में रखे, उनके बारे में पढ़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छोटे से दिए हैं कि भाई थायरॉक्सिन विकास के लिए ज़रूरी है किसके, नर्व सेल के। उसके बाद एसिटाइल कोमिल नामक क्या पाया जाता है, जो आपका सिनेप्टिकल गैप होता है और जो डेंड्रॉइड्स वाला भाग होता है जो आपस में जुड़ा होता है, उन दोनों के बीच में एक आपके एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जिसके रिलीज होने से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम बहुत अच्छे से होता है। और फिर आपके सोडियम नामक पाया जाता है, सोडियम नामक आयंस पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति में आपके इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम बहुत अच्छे से होता है और इन्फॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफ़र होती है ना। तो ये चीज़ें हमने जानी। और भाई यहाँ पर आप देखोगे आपका जो नर्व सेल जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, या फिर
हमने जो नर्व टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक था उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, ये जो तंत्रिका ऊतक था जिसके बारे में अभी हमने पढ़े, आप देखोगे कि अभी हमने मेन ब्रेन के बारे में नहीं जाना है। ये भी बना किससे है? आपके तंत्रिका ऊतक या फिर नर्व सेल से ही बना है, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्लीट तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, जो कि एक सेपरेट नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्रेन होता है, तो उसमें मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और फिर ऐसा छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, ये सब पाया जाता है। उसके बाद फिर उसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद उससे छोटी छोटी तंत्रिकाओं निकली होती हैं। इनकी कुछ संख्या होती है, अनलिमिटेड तो होगी नहीं, कुछ गिनती की आपकी नर्व या फिर तंत्रिकाएं होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कब जाननी है? जब हम नर्व सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी जितना आपका इस टिश्यू या फिर ऊतक के लिए इंपॉर्टेंट था उतनी बातें मैंने आपको बता चुका है। अब ये जो हमारा टिश्यू चैप्टर था ये आप देखेंगे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के हर एक जो ऑर्गन होते हैं या फिर जो सिस्टम होता है उसके बारे में सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।